ठीक है। स्प्रिंग बैच तो नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को, बैच मतलब क्या होता है? कोई चीज ग्रुपिंग में करना, एक लॉट में करना। जैसे हम लोग बैच अपडेट, बैच इंसर्ट जेडीबीसी में करते थे, एक ग्रुप में ही पूरी की पूरी इंसर्ट क्वेरी को डेटाबेस में सेव करते थे वन गो में, है ना? तो उसी तरह बैच प्रोसेसिंग होती है। बैच प्रोसेसिंग अब ये नहीं है स्प्रिंग बैच, वो सिंपल बैच इंसर्ट और बैच अपडेट बड़ी चीज है ये, और बहुत बेनिफिशियल है, इस बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह। तो बैच प्रोसेसिंग ऐसा काम होता है, वो काम होता है जो बहुत बल्क में हम लोग करते हैं। कभी कभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बल्क में बहुत सारा काम करना पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि ह्यूमन का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। कोई भी बंदा, जैसे मान लो, लेट सपोज आप एचएमएस सॉफ्टवेयर बना लिए, आप किसी हॉस्पिटल को अपने सॉफ्टवेयर देते हो, तो वो हॉस्पिटल वाला बोलता है यार मेरे पास इतने सारे पेशेंट के रिकॉर्ड हैं, ये एक्सेल सीट में है, और इसको हम एंट्री कराना है एचएमएस सॉफ्टवेयर जो दे रहे हो। तो एक तो है कि आप, कोई बंदा बैठा हुआ बैठ के पेशेंट रजिस्ट्रेशन करे, मतलब अगर उसके पास अभी तक मान लो 10 साल पुराना हॉस्पिटल है, उसके पास हजारों पेशेंट है, तो 1000 पेशेंट के लिए बैठ के कोई एंट्री क्यों करेगा? तो ऐसे काम के लिए क्या है, बैच जॉब, जो बैकएंड से चलेगा, बैकएंड में एकदम बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। भाई इंसर्ट पेशेंट रजिस्ट्रेशन में करते क्या होगे आप, जो नेम ईमेल पासवर्ड ये जितनी भी चीजें हैं, ये जाके डेटाबेस में स्टोर करते होगे, उसकी आईडी क्रिएट कर देते होगे, यही होता होगा। तो यही काम करेगा कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन में बैच जॉब से करना है बैकएंड से। तो एक एक्सेल सीट में हमने पूरा रख दिया सीएसवी फॉर्मेट में सारा डेटा, जो मैंडेट फील्ड है। तो हम सीएसवी को रीड किए, और सीएसवी को रीड करके पूरी डेटाबेस में एंट्री की, आईडी जनरेट कर दिए, और आईडी को कहीं फाइल में स्टोर करके रख दिए, ताकि पेशेंट आएगा जब भी तो उसको बता देंगे भाई तुम्हारी ये आईडी है। ठीक है, इस तरह का काम, ये तो बहुत छोटा सा काम था, फिर भी हॉस्पिटल के टर्म में मैं एक एग्जांपल दिया हूँ जो आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे इसके बाद। ठीक है, या फिर कुछ और दे देंगे सिनेरियो। तो बैच प्रोसेसिंग इसी तरह का काम होता है। तो बैच प्रोसेसिंग में चाहे स्प्रिंग के थ्रू करें, चाहे कोई और टेक्नोलॉजी में यूज करें, बैच प्रोसेसिंग यही होता है कि एक बिग प्रोसेस को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट में। ऑटोमेशन होना चाहिए उसमें, ताकि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किए। हम शेड्यूलर लगा सकते हैं, हो सकता है, या हम बोल दिए वन टाइम ही चलो, तो वो बंच ऑफ जॉब्स या कोई एक जॉब ऐसा बना दिए जो मल्टीपल काम कर रहा है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब उसमें यूजर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा कि वो इनपुट करेगा तो चलेगी। समझ में आया बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? हम्म, ठीक है। अब सर वो एक्सेल डेटा, वो एक्सेल डेटा क्या, वो जो पेशेंट का जो एक्सेल डेटा रहेगा तो उसको अपलोड करना पड़ेगा ना सर? हाँ, वो कोई प्रोग्राम ऐसा लिखोगे ना, तो प्रोसेसिंग में लिखेंगे। तो जनरली अगर आप बैच प्रोसेसिंग स्प्रिंग का नहीं जानते हो तो क्या करोगे, सीएसवी रीड करोगे, एक एक रिकॉर्ड रीड करोगे, उसके बाद डालोगे, यही करोगे। ठीक है, लेकिन जो स्प्रिंग बैच और ये सब चीज जानते हो वो इससे फास्ट हो जाएगा, और फास्ट होगा। तो ये नहीं है 1000 डेटा के लिए, ये है ऐसे डेटा जो मिलियंस में होता है, बहुत बड़ा डेटा बैंक, उसके लिए हम लोग काम करते हैं, ताकि बहुत फास्ट होता है वो मिलियंस का काम। अगर आप सिंपल लॉजिक से करोगे तो कई घंटे तक चलेंगे, और ये एक आध घंटे में खत्म कर देगा। तो बल्क डेटा, इसलिए यूज ही कर रहा हूँ, बल्क डेटा, बहुत बड़ी डेटा हो, बहुत लंबे समय तक कोई काम बैकग्राउंड में चलता रहे, मतलब बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के। जैसे किस तरह के काम को हम लोग करते हैं, यूज डेटा, दो तरह का डेटा होता है। एक टाइम बेस्ड इवेंट पे हम लोग पीरियोडिक कैलकुलेशन करते हैं,
और एक पीरियोडिक एप्लीकेशन जो रिपीटिव चलता है एक लार्ज डेटा सेट पे, जैसे डेली इंटरेस्ट कैलकुलेटर। बैंक में अगर ऐसा कुछ रखा होगा, कोई एफडी सब होती होगी, डेली इंटरेस्ट देना है, लेट सपोज होता होगा ना। तो बैंक क्या लगता है तुमको, हर बंदे की अकाउंट में डेली इंटरेस्ट का कुछ लगाएगा? नहीं, वो कुछ रखेगा कि जिस इतनी तरह की जो भी एफडी की लिस्ट है, जो अकाउंट है एफडी की अकाउंट, उसमें अगर डेली इंटरेस्ट डालना है तो वो एक प्रोसेसिंग चलाता होगा बैकग्राउंड में कि सारे अकाउंट वो सब निकालो और उसमें इस तरह से अपडेट करो। ठीक है। डेली सेल्स रिपोर्ट, जैसे अमेजन है, उसको डेली सेल्स उनके पास कहीं उसके मालिक के पास जाती होगी ना, कि डेली सेल्स मेरे सिस्टम से कितना हुआ, मान लो। या कोई बड़ी बहुत बड़ी ऑनलाइन सिस्टम है, उनको डेली सेल्स का डेटा चाहिए। तो कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना पेंडिंग ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है, ये सब सेल्स की रिपोर्ट है। तो इस तरह की रिपोर्ट चाहिए ना हायर मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये टाइम बेस्ड हुआ। एक पीरियोडिक होता है जो टाइम बेस्ड स्पेशली नहीं होता, पीरियोडिक टाइमली होता है। मतलब जैसे पेरोल, जो सबसे लाइव एग्जांपल है, हर कंपनी में देखते होगे एक कहा जाता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्राइवेट कंपनी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ उनकी सैलरी आ जाती है अपने आप। छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी जैसे एचसीएल हुआ, टीसीएस हुआ, आईबीएम हुआ, यहाँ ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता। ह्यूमन का बस इतना ही होता है, भाई डिडक्शन कुछ करना, वो पहले से उस जो भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड इनपुट कॉन्फ़िगरेशन है वहां डाल दो सीट में। ठीक है, सीट में हो, डेटाबेस में हो, कहीं भी हो। तो पेरोल प्रोसेसिंग, अगर ये करना, सैलरी कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, ये सब काम ह्यूज काम है, हेवी काम है। ठीक है, तो ये काम सब बैकग्राउंड में चलता है। बैकग्राउंड मतलब बिना यूजर इंटरैक्शन के एक शेड्यूलर लगा दिया गया कि भैया हर महीने के अंतिम डेट को ये चलना है, तो चलना है, वो प्रोसेस करे, रूल सेट है। हमने कोड ही तो लिखना है, लॉजिक ही तो लिखनी है, सारे रूल सब लिख दिए, वो चलता है। तो यूज डेटा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग आजकल आप देखते ही हो, यूपी में तो मुझे पता है ये होता है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ, अपने आप मीटर से कोई आता नहीं है आदमी अब कि आपकी मीटर की रीडिंग क्या है। अपने आप मीटर से एक पर्टिकुलर डेट 4 या 5 तारीख को रीडिंग चली जाती है सेंट्रल सर्वर पे गवर्नमेंट की। वहां पे लार्ज प्रोसेसिंग में पूरा एक डेट में कुछ प्रोसेस चलता होगा और बिल जनरेट करके भेज देता है, बिना इंसान के हेल्प के। हो रहा है ना आज के डेट में। पोस्टपेड मोबाइल प्लान भी आप लोग लेते हो, पोस्टपेड, उनकी भी बिलिंग साइकिल होती है, बिलिंग साइकिल में अपने आप चलता है। तो ऐसे अब काम आपको समझ में आया किस तरह का काम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें काम कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस में राइट भी हो सकता है। आप बोलते हो कि मुझे बिलिंग रिपोर्ट पीडीएफ जनरेट होती है, पीडीएफ जनरेट कराओ, पीडीएफ जनरेट हो सकता है। मेल करो, मेलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट भी कुछ भी हो सकता है, आउटपुट भी कुछ भी हो सकता है। मैंने तो एक एग्जांपल लिया कि सीएसवी में इनपुट लिया, इनपुट डेटाबेस से भी ले सकते हो, इनपुट एक्सेल फाइल से ले सकते हो, इनपुट किसी एक्सएमएल से ले सकते हो, इनपुट कहीं से भी हो सकता है। वो तो हमारी कोर लॉजिक है कि क्या रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया बैच प्रोसेसिंग का, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट बैच प्रोसेसिंग, इसमें अभी स्प्रिंग नहीं आया यहाँ। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग वर्क किसको कहते हैं, इतना समझ में आया। तो अब मुझे बताओ एचएमएस में आप बैच प्रोसेसिंग का कोई एग्जांपल निकालो। एक तो मैंने आपको बता ही दिया छोटा सा, कि भाई कहीं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हो, सेटअप कर रहे हो किसी हॉस्पिटल के लिए, उनका रिक्वायरमेंट है कि भाई पेशेंट उनके पास जितना डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हो सकता है पन्ने में होंगे, तो आप उनको बोलेंगे भैया ये एक्सेल फाइल की सीट है, इसको इस फॉर्मेट में ही डालो, फॉर्मेट आप बताओगे उनको, इसी फॉर्मेट है, सीएसवी में डालो, टेक्स्ट नोटपैड में डालो, जैसे भी टैब बेस ये। और उसके बाद कहीं आप अपलोड का फीचर दोगे, बल्क अपलोड होगा, या उसको शेड्यूल कर दोगे, ये तो वन टाइम एक्टिविटी हुई ना।
इसके बाद तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद तो आपका सिस्टम से ही रजिस्ट्रेशन होगा, जब जब आएगा नया पेशेंट रजिस्टर होता रहेगा। तो ये वन टाइम एक्टिविटी हुई। तो इसमें तो बैच प्रोसेसिंग जैसा कुछ नहीं हुआ, बल्क बस अपलोड हुआ, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग का कोई एग्जांपल बताओ, हॉस्पिटल में पेरोल चलता है समझ में आ रहा है, वो बैच प्रोसेसिंग है। लेकिन और कोई एग्जांपल? मैं सिर्फ आपसे जान रहा, हॉस्पिटल तो आपके नॉलेज में है ही। क्या चीज़ अपॉइंटमेंट? मतलब तुम रियलिस्ट, हाँ बताओ क्या अपॉइंटमेंट? मतलब ये क्या चीज़, डॉक्टर अपॉइंटमेंट किसको चाहिए? रिपोर्ट चाहिए क्या? मोस्टली ये सब काम रिपोर्ट ही सब के लिए होता है, बिलिंग रिपोर्टिंग ये सब चीज़ के लिए। तो क्या अपॉइंटमेंट का रिपोर्ट चाहिए? मंथली चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, क्या? पूरा बताओ सिनेरियो। उस तरह का काम, समझ रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ इस तरह का काम। जैसे फाइनेंशियल ईयर में पूरी मुझे रिपोर्ट चाहिए, हर हर मंथली रिपोर्ट चाहिए। मान लो कि मेरे यहाँ कितने ओपीडी में पेशेंट आए, ठीक है, और उन पेशेंट्स का अ, या डेली ये वो निकालते हैं लैब का, लाल पैथ लैब का एग्जांपल लो। वहाँ पे देखते हो एक टाइम पे सबकी रिपोर्ट बनती है और वो पब्लिश हो जाती है, सबको मेल जाती है या फिर व्हाट्सएप पे आ जाता है, कुछ ऐसा होता है ना, या फिर वो लोग अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो ये भी तो एचएमएस का हो गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि मान लो लैब पे वर्क कर रहे हो, लेबोरेटरी पे, तो आप बैच प्रोसेसिंग का करोगे कि भाई जो लेबोरेटरी वाला पर्सन है, जो लैब इंचार्ज है, वो सिर्फ क्या करेगा, जो पेशेंट का जो जो टेस्ट आया उसका इनपुट कर दिया डेटा, ठीक है, आपके सिस्टम में। अब आपके सिस्टम में पेशेंट की आईडी भी है, ईमेल मेल आईडी है। आपने क्या किया, एक टाइम हर दिन के 3 बजे शेड्यूलर लगाया कि हर दिन 3 बजे जितने भी पेशेंट मेरे यहाँ हैं, या रात के 9 बजे जितने भी पेशेंट मेरे लैब टेस्ट के लिए आए थे उन सबको रिपोर्ट भेज दो। ये एक बैच प्रोसेसिंग एग्जांपल हुआ कि नहीं? हम्म, ठीक है, ये हुआ। आप मंथली सेल्स का लगा सकते हो कि मंथली सेल्स कितना हुआ, सेल्स नहीं अच्छा रहेगा वर्ड, मंथली प्रॉफिट एंड लॉस टोटल की आईपीडी में कितने, पूरा रिपोर्ट आपको चाहिए कि आईपीडी में कितने पेशेंट आए थे मंथ में, ओपीडी में कितने पेशेंट आए थे, और ओपीडी में किस किस डॉक्टर वाइज कितने पेशेंट गए। वो सारी रिपोर्ट एक पूरा रिपोर्टिंग बना सकते हो, जो हर मंथ के एंड पे चलेगा और आपके सिस्टम से डेटा लेके मेल कर देगा, जो हायर अथॉरिटी जिसका भी ईमेल कॉन्फ़िगर किए होगे, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक ये है, जो जैसे मैं भी काम किया था अपने लाइफ में, करियर में, किसी बैंक का था, बैंक के कई मर्चेंट होते हैं, तो उनके जितने मर्चेंट होते हैं उनको उनकी बिलिंग साइकिल पे पूरा रिपोर्ट बना के देना होता है। तो डेटाबेस में उनके कस्टमर्स की, बैंक के जितने भी हर मर्चेंट के कस्टमर होते हैं, तो मर्चेंट वाइज उस बैंक के सारे मर्चेंट का निकालना था कि उनके सारे कस्टमर की कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हुई, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे बिलिंग मर्चेंट पे लगाता है बैंक, कि आपके यहाँ 1,000 ट्रांजैक्शन हुआ तो फ्री है, 1,000 से ज़्यादा इतना हुआ तो ये चार्ज लगाएंगे पर ट्रांजैक्शन। जो देखते नहीं हो बैंक बहुत ऑफर देता है, और मर्चेंट सब ऑफर नहीं देते आपको, पेटीएम ऑफर करती है कि नहीं, कि भाई इतना कैशबैक, वो अपने पॉकेट से थोड़ी दे रहा है, ठीक है। तो पेटीएम क्या हुआ, मर्चेंट हुआ, और बैंक कौन हो गया, एक्चुअल बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी ये सब है। तो ये मर्चेंट की बिलिंग साइकिल भी चलती है आईसीआईसी में, जैसे मान लो उनकी होगी जितने भी मर्चेंट है, पेटीएम है,
गूगल पे है, एन नंबर ऑफ मर्चेंट है, तो उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन चल रही है उस पे वो लोग बिलिंग साइकिल जनरेट करते होंगे कि आपकी इतने ट्रांजैक्शन से ज्यादा होगा तो जितना अमाउंट है उस पे मान लो 1 करोड़ का आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट आया, तो हम उस पे 0.1% लगाए। वो सब साइन ऑफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक और मर्चेंट के बीच में। तो वो सब चार्जेस लगाते हैं। तो बिलिंग हर मंथ के एंड पे वो साइकिल पे बिल जनरेट होगी, पीडीएफ, और वो मर्चेंट को मिल जाएगी, पेटीएम को, गूगल पे को, सबको जाएगी ना। समझ रहे हो ये सारी चीजें? ये सब चीजें रिक्वायरमेंट आती है, लार्ज स्केल पे होता है। तो ये भी हो सकता है हॉस्पिटल का, ये कर सकते हो कि एडवर्टीजमेंट कंपनी सब है, जैसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसके मल्टीपल एडवर्टीजमेंट कंपनी है, वो मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट कंपनी का अपना कुछ कोई भी इस तरह सिनेरियो सोच सकते हो। तो आप लोग प्लीज अगले क्लास में एक सिनेरियो सोच के आओगे जो आप लोग के रेंज में हो बैच प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है? और फिर डिस्कस करेंगे उसमें से कौन सा सिनेरियो बेस्ट है, तो आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करोगे ताकि प्रोजेक्ट में शो करने लायक रहे। अगर स्प्रिंग बैच का आप एक टास्क शो कर सकते हो तो बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है? तो सोचना, सिनेरियो सोचना, जबरदस्ती सोचना, कौन बोलता है कि बड़ा हॉस्पिटल ही सोच के सोच लेना, क्या दिक्कत है? 2-3 टेबल का यूज होगा और क्या, ठीक है? तो चलो अब आते हैं कि बैच प्रोसेसिंग को स्प्रिंग बैच के थ्रू कैसे किया जाए। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो स्प्रिंग बैच में अब स्प्रिंग बैच का रूल हमें फॉलो करना होगा, ठीक है? स्प्रिंग बैच एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है, खैर पूरा स्प्रिंग ही लाइट वेट फ्रेमवर्क है, और हम लोग बैच एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं इंटरप्राइज लेवल की, कंपनी लेवल की, इसको यूज करके। और स्प्रिंग बैच का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ये शेड्यूलिंग पे भी चलता है, और इंटरेक्टिंग विद द जॉब, शेड्यूलिंग पे चलेगा, और फिर वो जॉब से इंटरेक्ट करेगा, जो काम हम असाइन करेंगे उसको जॉब कहते हैं, ठीक है? और ये स्प्रिंग बैच जो है पूरी जॉब की रिपोजिटरी बनाता है। जैसे मान लो तुमने काम दिया बिलिंग जनरेट होना है, तो हो सकता है 1 लाख बिल जनरेट कर रहा है, उसमें से 10 फेल हो गया, तो ये सब रिपोजिटरी में बना के रखेगा, भाई मैंने इस समय बैच जॉब स्टार्ट किया था, इतना काम फर्स्ट लॉट में आया मेरे पास, उसमें से इतना सक्सेस हुआ, इतना फेल हुआ, हर एक रिपोर्ट ये अपना भी रिपोर्ट बनाएगा, जिसको हम लोग जॉब रिपोजिटरी कहते हैं। कहीं पे वो डेटा को रखेगा जॉब्स की, ठीक है? और ये स्प्रिंग के शेड्यूलर के थ्रू सबसे अच्छा काम करता है, जो हम लोग शेड्यूल करते हैं कि रात के 12 बजे रोज ये काम करो, ठीक है? जैसे एक एचएमएस का, देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरी डेटाबेस, हॉस्पिटल का डेटाबेस का बैकअप बहुत, रोज मान लो मेरा डेटाबेस का बैकअप 500 GB का बनता है, रोज डेटाबेस भरता है इतना। तो मैं क्या करूंगा, बैच जॉब अपनी डेटाबेस का बैकअप रखना है, तो बैकअप किसी दूसरे सर्वर पे रखूंगा, जहाँ डेटाबेस सर्वर है उस पे तो नहीं रखूंगा, क्योंकि वो डेटाबेस सर्वर कल को करप्ट हो गया तो क्या करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उस डेटाबेस का बैकअप 500 GB को कहीं अपलोड करूंगा, तो रात भर लग जाएगी, एक टास्क थ्रेड लगाऊंगा। तो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई फाइल्स बनी मान लो, तो उस कई फाइल्स को हम इकट्ठा बैच प्रोसेसिंग के थ्रू करेंगे, एक जगह से रीड करेंगे, दूसरी जगह मान लो उसमें कुछ चेंज है, अगर इनकेस चेंजेस करनी है तो वो चेंज भी कर सकते हो, वैसे चेंज करेंगे नहीं, और थर्ड स्टेप में उसको राइट कर देंगे, तो ये काम करेंगे। तो ये हुआ, तो उसमें से कितने फेल हुए, कितने पास हुए, कब बैच स्टार्ट हुआ, कब बैच एंड हुआ, वो सारी डिटेल भी हम स्प्रिंग को बोल सकते हैं कि इसके लिए भी टेबल सब बनाओ और स्टोर करके रखो। तो स्प्रिंग ये करता है, चाहे तो हम कर सकते हैं, चाहे तो इसको बाईपास भी कर सकते हैं। स्प्रिंग को बैच जॉब में बोल सकते हैं कि भाई तुम सिर्फ जॉब एग्जीक्यूशन का काम करो, ये सब रिपोर्ट तामझाम मत बनाओ, हम लॉग से पता कर लेंगे, जो लॉग चलेगी कोड की उससे पता कर लेंगे। तो लॉग का मतलब समझते हो ना आप लोग? लॉग्स, ठीक है। तो जॉब क्या हुआ,
कुछ स्टेप्स हुआ, जो स्टेप्स में हम काम करेंगे। तो बेसिक जो इस कोर लेवल पे काम होता है स्प्रिंग बैच का, रीडिंग डेटा पहला स्टेप, जिसको हम लोग रीडर कहते हैं। उस पे कुछ प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेस किए, और फिर राइटिंग डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस हमने रीड किया, ठीक, कि ये हमारे पास 5000 मर्चेंट है। मान लो ऐसे ने देखा कि टोटल मर्चेंट कितने हैं, 5000, और 5000 के लिए अब उसने ऐसा नहीं है 5000 कस्टमर का एक साथ प्रोसेसिंग करने लगेगा, तब तो बहुत गंदा चलेगा। तब यहाँ स्प्रिंग बहुत स्मार्टली काम करता है। बोलता है कि अच्छा यार 100 का चंक बनाते हैं। तो कितना चंक बन जाएगा, 50 ग्रुप बन जाएगा। और 50 ग्रुप को अब ये प्रोसेसिंग जो है एक बार में हमने मल्टी थ्रेडिंग यहाँ लगाया, लेकिन हमें पता है हम कोड लिख रहे हैं यार 5-6 थ्रेड ही एक साथ काम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5-5 का ग्रुप बना के प्रोसेसिंग को दिए। मतलब स्प्रिंग बैच ऐसा लिखा जाता है कि रीडर से प्रोसेसर पे गया 5-5 का ग्रुप में, डेटा पूरा उनका गया, सारे ट्रांजेक्शन सब ये प्रोसेस किया, देखा सब चीज, कितना बिल बनाना है सब बना उना लिया। अब उसके बाद पीडीएफ बना के कहीं सर्वर पे रख दो, वो राइटिंग का काम हुआ। समझ में आया किस तरह का काम मैं बता रहा हूँ? रीड किए अपनी डेटाबेस आईसीआईसी वालों ने, उसको प्रोसेस किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी काम करना, प्रोसेस डिसीजन लेना, और उसके बाद राइट ऑपरेशन, चाहे डेटाबेस में राइट करो, फाइल में राइट करो, पीडीएफ में राइट करो, जिसमें राइट करो। ठीक है, तो ये 3 काम होता है। तो ओवरऑल आर्किटेक्चर स्प्रिंग बैच का देखोगे तो क्या होता है, एक जॉब रिपोजिटरी होता है, ये ऑप्शनल पार्ट होता है, मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, आपकी मन, आप जॉब रिपोजिटरी बनाओ कि जितनी जॉब चल रही हैं, जो जो स्टेप्स चल रहा है, क्या उसका हम देखना चाहते हैं, सक्सेस हुआ फेल हुआ वो देखो, और नहीं तो सर्वर के लॉग से तो दिख ही जाएगा। तो इसमें सबसे मेन कंपोनेंट जॉब लॉन्चर होता है। जॉब लॉन्चर जॉब्स को लॉन्च करता है। तो हमने कोई जॉब बनाया कि ये काम करना है, वो मल्टीपल स्टेप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। हर स्टेप का काम होगा रीडर, प्रोसेसर, राइटर, हर स्टेप। अगर ये एक जॉब मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड है तो रीडर, राइटर और प्रोसेसर काम करेगा। तो ओवरऑल कंपोनेंट क्या समझ में आया, जॉब लॉन्चर, जॉब रिपोजिटरी, एक्चुअल जॉब, अ जॉब हैविंग मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेप्स में क्या हो सकते हैं, एवरी स्टेप इज हैविंग रीडर, प्रोसेसर, राइटर। यहाँ कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में तो पूछो। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। जॉब रिपोजिटरी, सेंट्रल स्टोर, ऑल बैच रिलेटेड मेटा डेटा। जो अब देखो, जो हम डेटाबेस यूज करेंगे उससे रिलेटेड मेटा डेटा हमें यूज करना होगा, क्योंकि हो सकता है माई सिक्वल यूज करो या H2 डेटाबेस यूज करो, तो उसका स्कीमा चाहिए। जनरली स्प्रिंग जो है प्रोजेक्ट लेवल पे वो उठा लेता है। अगर नहीं भी उठाता है तो स्प्रिंग बैच कोड करके जो एपीआई आती है इसकी, जब हम लोग लेंगे तो मेवन रिपोजिटरी में आती है, वहाँ पे सारा स्कीमा पड़ा है हर डेटाबेस का। क्योंकि ये बेस सभी के लिए जॉब रिपोजिटरी का टेबल का स्ट्रक्चर तो एक ही होगा, अलग अलग होगा नहीं। जॉब की स्टेटस ये सब रखना, में फेल हुआ, पास हुआ, किस टाइम चला, सारे इंफॉर्मेशन तो टेबल तो एक ही जैसा होगा, चाहे वो ओरेकल में करो, माईस्क्वल में करो, H2 में करो। तो स्प्रिंग बैच के पास ये इंफॉर्मेशन रहती है। तो जॉब रिपोजिटरी में ये रखते हैं, और इसको हम लोग बेसिकली इसमें क्या चीज रखते हैं, जॉब रिपोजिटरी में ट्रैकिंग रखते हैं कि जॉब कब एग्जीक्यूट हुआ, उसका स्टेप्स का एग्जीक्यूशन, स्टेट ऑफ जॉब मतलब रन किया, कंप्लीट हुआ या फेल हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे इसमें। क्लियर है? जॉब रिपोजिटरी में क्या होगा, हर जॉब जो चली थी उसका पूरा डिटेल होगा। ठीक है, ताकि बाद में हम इनको देख के डिसीजन ले सके ना। मान लो मेरे पास आईसीआईसी में 5000 मर्चेंट है, हमें पता चला जॉब की पूरी देख के कि 10 मर्चेंट को तो गई नहीं रिपोर्ट, तो 10 मर्चेंट के लिए करेंगे कुछ,
कुछ होगा हम लोग बना के रखे होंगे, ठीक है? तो ये काम सब जो जॉब रिपोजिटरी का होता है जेडीबीसी के थ्रू करते हैं, स्प्रिंग डेटा सोर्स यूज करके, ताकि टेबल्स में डेटा जाए। दूसरा होता है जॉब लॉन्चर। ये इसका काम होता है स्टार्ट करो जॉब्स को, ठीक है? ये पैरा तो बेसिक 2 पैरामीटर लेता है, एक जॉब और दूसरा जॉब पैरामीटर। जॉब पैरामीटर का ये काम होता है बेस्ड ऑन पैरामीटर वी कैन मूव टू डिफरेंट जॉब। ये पैरामीटर हम अपने से डिसाइड कर लेते हैं कि ये वैल्यू अगर इनपुट पैरामीटर आ रही है तो जॉब 1 को स्टार्ट करो, इनपुट पैरामीटर में कुछ और आ रही है तो जॉब 2 स्टार्ट करो। हमने मल्टीपल जॉब बनाया, या मंडे हो तो ये जॉब स्टार्ट करो, ट्यूसडे हो तो ये जॉब स्टार्ट करो, डिपेंड करता है सब कुछ अपने रिक्वायरमेंट पे। तो आपकी मर्जी, ये ऑप्शनल पार्ट होता है जॉब पैरामीटर। तो बेसिकली जॉब लॉन्चर किक ऑफ करता है हमारी बैच ऑपरेशन को, और इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो कोड में देखेंगे कैसे करते हैं। जॉब ये एक्चुअल प्रोसेस होता है जो बैच प्रोसेस रन करती है, ठीक है? और इसमें मल्टीपल स्टेप हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यही जॉब जो है एंट्री पॉइंट होता है एक्चुअल काम का। स्टेप्स जो है डिवाइड होता है, हर जॉब के अंदर मल्टीपल स्टेप होता है, तो एवरी स्टेप क्या होता है, एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन यूनिट ऑफ वर्क होता है। जैसे मान लो हमने एक वर्क डिसाइड किया कि मर्चेंट को रीड करो, उसको प्रोसेस करो और राइट करो। ये दिस इज वन वर्क, वन जॉब, ठीक है? और उसको मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड किया। मल्टीपल स्टेप में क्या हो गया, एक रीडर हो गया, हर स्टेप का ये काम हुआ, रीडर, प्रोसेसिंग और राइटर। मल्टीपल स्टेप्स भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं कि भाई सिंगल स्टेप में ही करो। कोई बोलता है मल्टीपल स्टेप कि हम मल्टीपल टाइम डेटाबेस को रीड करेंगे 100 के बैच में, उसके बाद प्रोसेस करेंगे, फिर जब सब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो इकट्ठा राइट करेंगे। वो ये बोलता है। कोई ऐसा जॉब लिखना चाहता है कि भाई हम 100 का लॉट रीड करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, राइट करेंगे। तो डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। ये सारी चीज कस्टमाइज हो सकती है हमारी रिक्वायरमेंट पे। तो चंक साइज हम लोग देते हैं, जैसे मान लो 5 लाख डेटा है, तो हम 5 लाख डेटा को एक साथ तो स्टार्ट नहीं ना करेंगे, प्रोसेस स्लो हो जाएगा सिस्टम। तो हम चंक साइज में डिवाइड करेंगे, एक एक हजार काम एक एक बार में हो, तो ये चलता रहेगा। जैसे रिपोर्टिंग का काम है, पूरा दिन भर ही मान लो लगे, क्या दिक्कत है? एक दिन हम बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बिलिंग साइकिल चलेगी, अपना बिल जनरेट करता रहेगा। लास्ट डे ऑफ द मंथ सैलरी चलेगी। तो देखते होगे सैलरी कंपनी में जब जाओगे तो कभी तुम्हारा सुबह आ जाएगा मैसेज तुम्हारे मोबाइल पे, कभी दोपहर में, कभी शाम में। बिलिंग साइकिल में तुम्हारा कब आता है नंबर, ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो ऑटोमेटेड जॉब सब चलती है। तो बेसिक हर स्टेप में 3 चीजें हो गए, रीडर, प्रोसेसर, राइटर। प्रोसेसर के पास दोनों का इंफॉर्मेशन होता है कि रीडर कौन है और राइटर कहाँ है। क्योंकि प्रोसेसर, रीडर जो है रीड करके प्रोसेसर को हैंड ओवर करता है। प्रोसेसर रीडर से कैसे रिलेट है, क्योंकि रीडर के पास दोनों का होता है, सॉरी प्रोसेसर के पास दोनों का इंफॉर्मेशन होता है, हु इज द रीडर एंड हु इज द राइटर। तो जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं सीधे रीडर पे आता है, और रीडर से फिर प्रोसेसर को मिलेगा क्योंकि एसोसिएट है, और प्रोसेसर के पास राइटर का इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे वैलिडेशन करना हो, फिल्टरिंग करना हो कोई डेटा, वो सारे काम हम लोग प्रोसेसर में कर सकते हैं। राइट ऑपरेशन में कंप्लीटली जैसे डेटाबेस में राइट करना हो, पीडीएफ बनाना हो, एक्सेल सीट बनाना हो बंच में, वर्ड फाइल बनानी हो बंच में, कुछ भी काम करना हो आउटपुट के जैसा, तो आउटपुट दे रहे हैं हम किसी को, वो, या मेल करना हो बंच में, तो ये राइटर का काम हो गया। समझ में आया थ्योरी पार्ट?
ठीक है। तो अब इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सिनेरियो लिया है आप लोग का बैच प्रोसेसिंग के लिए। एक सीएसवी फाइल मानते हैं कि पेशेंट की डिटेल रखेगा, क्या रखेगा? नेम, एज और सिम्टम, ठीक है। सीएसवी फाइल होगी जिसमें नेम, एज और सिम्टम्स होगा। तो इस सीएसवी फाइल को एक रीडर रीड करेगा कि जितने भी इसमें पेशेंट की नेम, एज, सिम्टम्स है रीड करो। प्रोसेस में करेगा क्या? वैलिडेट करेगा पेशेंट डिटेल सही है कि नहीं, और उसके बाद असाइन करेगा डॉक्टर बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। अगर ब्रेन का कुछ दिक्कत है तो ब्रेन वाले डॉक्टर को करेगा। सिम्टम्स में अगर कुछ इंटरनल दिक्कत है, इंटरनल मेडिसिन वाले डॉक्टर को असाइन कर देंगे। कुछ ये काम। और थर्ड काम करेंगे उसकी कंसल्टेंसी चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो 3 काम हमने प्रोसेस में डिवाइड किया कि हर पेशेंट के लिए क्या करेंगे? पेशेंट डिटेल वेरीफाई करेंगे, पेशेंट सही है कि नहीं। डॉक्टर एज पर सिम्टम असाइन कर देंगे, ये प्रोसेसिंग खुद करेगा। मान लो सीट में हमने 10 लाख पेशेंट को रख दिया, तो 10 लाख के लिए चलेगा और कैलकुलेट कर लेगा चार्ज, ठीक है। तो आउटपुट प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? डेटाबेस या लॉग में दोनों जगह आएगा। डेटाबेस में वो पेशेंट सारा आ जाएगा डिटेल के साथ कि इस डॉक्टर को ये पेशेंट असाइन है, ये चार्जेज है, और लॉग्स में भी आ जाएगा। समझ में आया प्रोसेसिंग? तो ये आउटपुट हुआ, ये राइट ऑपरेशन, ये हमें फाइनली राइट कर रहा है। तो इनपुट, रीडर, प्रोसेसर और राइटर, ये 3 काम समझ में आया, यहाँ भी कर रहा है। क्लियर है सिनेरियो? तो देखते हैं कैसे इसका लिखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। फिर से फ्लो को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया मैंने। रीडर में क्या करेंगे? एक सीएसवी फाइल बनी होगी, उसको रीड करेंगे। प्रोसेसर में ये सब काम करेंगे। राइटर में डेटाबेस में राइट करेंगे। तो जॉब्स क्या हुआ? एग्जीक्यूट स्टेप विच कंटेन रीडर, प्रोसेसर, राइटर। एक जॉब ये हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट में मैंने एक स्प्रिंग बैच हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, आज आप लोग को कोड बेस और डॉक्यूमेंट भेज दिया हूँ, देख लेना। तो तो ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी रिसोर्सेस, यहाँ पे देखो सीएसवी फाइल है, तो सीएसवी फाइल को डबल क्लिक करके मत खोल देना, ये एक्सेल खुल जाती है। सीएसवी हमेशा कॉमा सेपरेटेड होती है, एक्सेल खुल जाती है। चाहो तो यहाँ भी कुछ चेंज करोगे, सेव करोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो वो अच्छा होता है देखना एक्सेल में, लेकिन अगर चाहो तो यहाँ टेक्स्ट एडिटर में खोल सकते हो राइट क्लिक करके। तो नेम, एज, सिम्टम रखें, ठीक है। स्पेसिंग मत देना, देखो वो सब वैलिडेशन मैंने नहीं लगाना गया कि, क्योंकि वो सेपरेटर मान लेता है ना, सीएसवी में अगर स्पेस आता है तो सेपरेटर मान लेता है। मैं सिंपल बैच प्रोसेसिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ कि बैच जॉब कैसे लिखेंगे स्प्रिंग में। कोई डिस्कनेक्ट किया क्या? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो ये इनपुट में हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरी एक फाइल है स्कीमा S2 SQL। ये जो फाइल है, ये फाइल जनरली देखो स्प्रिंग का अगर प्रोजेक्ट चलाते हैं मोस्टली, तो ये स्कीमा खुद ही क्रिएट कर लेता है, ये रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है जब नहीं चलता। तो ये स्कीमा कैसे मिलेगा? आप बोलोगे माई सिक्वल के लिए सर ये स्कीमा कहाँ मिलेगा, H2 के लिए तो आपने दे दिया। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो मेवन की डिपेंडेंसी आएगी, और मेवन की डिपेंडेंसी आएगी तो यहाँ पे देखोगे स्प्रिंग बैच, बैच कोड करके, ठीक है। इस बैच कोड में ही आप देखोगे यहाँ पे सारी चीजें, बैच कोड में ये बैच कोड क्लासेस है, प्लस देखो सारी एसक्यूएल है, साइबेस, एसक्यूएल से एसक्यूएलाइट। एसक्यूएलाइट भी आपका इन मेमोरी डेटाबेस है।
पोस्टग्रेस, ओरेकल, माइस्क्ल, मोंगोडीबी, मराइना, एचएसक्यूएल डीबी भी तो आपका वो है इन मेमोरी डेटाबेस। तो देखो नाम यहाँ आ रहा है तो मैं बताता गया। इन मेमोरी में H2 हो गया, HSQL है, हाना का मुझे नहीं पता, और फिर एस्कोलाइट है। एस्कोलाइट बहुत यूज होता है H2 के बाद। ठीक है, तो ये सब वो है। तो इसी तरह H2 का है। तो ये जो एसक्यूएल फाइल थी यहाँ से निकाल के, क्योंकि वो यहाँ से डिटेक्ट नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहा था, तो यहाँ से निकाल के क्लास पाथ ये होती है, ये लोकेशन यहाँ रिसोर्स में रख दिया। तो इसमें क्या है वो भी खोल के देख सकते हो। तो ये है, देखो बैच जॉब, जब ये चलेगी जॉब तो ये सब टेबल सब बनेगा। अभी H2 है, अगर सर्वर बंद हो जाएगा तो ये सब गायब हो जाएगा। अगर माइस्क्ल रहता तो हमेशा रहता आपकी टीवी में। तो जॉब का इंस्टेंस है कि जॉब कौन सा बना, उसका क्या वर्जन है, क्योंकि अगर एक जॉब को 3 बार चलाओगे उसका अलग अलग वर्जन एंट्री होगा, वर्जन 1 2 3। फिर जॉब का नाम क्या है, जॉब का की क्या है, बैच जॉब एग्जीक्यूशन टाइमिंग सब रखेगा यहाँ, इंस्टेंस, क्रिएशन टाइम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्टेटस, फेल हुआ क्या हुआ, ये सारी चीजें रखेगा ये टेबल। बैच जॉब एग्जीक्यूशन पैराम, अगर कोई पैरामीटर पास होता है तो उसका क्या है, क्या क्या पैरामीटर पास हुआ उसका डिटेल। बैच स्टेप एग्जीक्यूशन, जो रीडर, राइटर और प्रोसेसर चल रहा है उनका पूरा डिटेल अगर देखना चाहते हो, कौन सा स्टेप सही से नहीं चला वो डिटेल इसमें मिल जाता है। बैच स्टेप एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इतना तो मैंने भी नहीं देखा चलाने के बाद, ये सब की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बैच जॉब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारी टेबल्स बनाता है ये दुनिया भर की। और बाकी ये H2 में भी सीक्वेंस और एकल के जैसा बनाता है। तो ये कुछ बैकएंड की अपनी स्कीमा है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो चलेगा, तो इसको स्टार्ट में चलाने के लिए भी कुछ कोड लिखता है, वो बताऊंगा। और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, ये तो जनरल है, जिसमें हमने H2 स्पेसिफिक चीजें की, और ये एक इनिशियलाइज स्कीमा करते हैं ताकि हमारी स्कीमा लोड हो, अपने आप वो डिटेक्ट करके चला ले, अगर कोड ना लिखना पड़े। मोस्टली चलाना चाहिए, कभी नहीं चलाता तो उसके लिए भी कोड लिख सकते हैं मैनुअली। इस लाइन से ऑटोमेटिकली वो क्लास पाथ से उठा के चला लेना चाहिए। ये समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन इस सिनेरियो से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे मैंने पासवर्ड ब्लैंक दिया, आप चाहो तो कुछ दे सकते हो, और डेटाबेस का नाम HMS बैच DB दिया, कुछ भी दे सकते हो। जब मेवन प्रोजेक्ट बनाओगे तो बैच स्प्रिंग बैच चूज करोगे, डेटा JPA, अगर आपको JPA का काम करना है, लॉम्बॉक जरूरत है तो H2 या माइस्क्ल, ओरेकल, जो भी DB, लेकिन मस्ट है स्टार्टर JPA होना चाहिए। ठीक है, तो वेब की भी जरूरत है तो आप वेब भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है इतना, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है भाई एंटिटी, क्योंकि हम अब देखो CSV मैंने आपको दिखाई दिया, इसको रीड करके कहीं तो हम डेटा रखेंगे ना, तो एंटिटी बना रहे हैं। तो एंटिटी में रखा पेशेंट आईडी, रखा लॉन्ग टाइप आइडेंटिटी अपने आप जनरेट हो, क्योंकि हम आईडी नहीं ले रहे। ठीक है, नेम, एज और सिम्टम्स ले रहे हैं। ठीक, और 2 फील्ड असाइन डॉक्टर, कंसल्टेंट फी, मैंने बताया ना कि प्रोसेसर के लिए भी रखेंगे कि प्रोसेस करेगा, कुछ डिसीजन लेगा सिम्टम्स पे, और उसकी असाइन डॉक्टर और कंसल्टेशन फी करेगा। तो हर पेशेंट के लिए ये काम होगा तो इसी में रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसका रिपोजिटरी बनाए, मान लो जब राइट करेगा
पेशेंट अगर पूरा कैलकुलेशन कर ले तो राइट करेगा तो एक रिपोजिटरी बना रहता है, जेपीए रिपोजिटरी सिंपल बना लिया। और इसकी मेन है जो कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम चलते हैं इसकी स्टार्टर में। यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग स्प्रिंग का जो स्टार्टिंग वाला है ये आप थोड़ा देखना, ये अलग ढंग से। आप तो अभी तक यही कोड देखते होगे स्प्रिंग मेन में, जब भी मेन चलाते हो यही कोड लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे ही स्प्रिंग का अगर कल को शेड्यूलिंग लगाना चाहो तो ऊपर शेड्यूलिंग का भी लगता है। या आप चाहते हो हर दिन के 2 बजे रात में चले तो वो स्प्रिंग का शेड्यूलर होता है, इस चीज को फिर हर 2 बजे रात में चलाएगा। आप चाहते हो कि महीने के इस दिन चले तो वो इस रेगेक्स करके आती है स्प्रिंग की, आप देख लेना स्प्रिंग शेड्यूलर, वो बस एनोटेशन लगाना पड़ता है, फिर ये क्लास अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगी हर दिन, ठीक है, शेड्यूलिंग की तरह। तो यहाँ पे हमने देखो जॉब लॉन्चर और जॉब इन दोनों को यूज किया है, क्योंकि एक जॉब ही एग्जीक्यूट करेगा और कौन एग्जीक्यूट करेगा, लॉन्चर। तो इन दोनों को इनिशियलाइज किया कि इसमें लॉन्चर और जॉब आएगा उसका ऑब्जेक्ट, और उसको स्प्रिंग जब स्टार्ट हो रहा है उसी समय स्टार्ट करना है। तो ये मेथड क्या करता है, ये कमांड लाइन रनर है जो बेसिकली बैच जॉब को स्टार्ट करता है। कमांड लाइन रनर का इस तरह से हम लोग कोड लिख रहे हैं कि भाई ये रन करके इंटरफेस है, ये सॉरी इंटरफेस है और ये मेथड है, ठीक है। तो मेथड के अंदर की पूरी कोड है ये, जिसमें मेथड के अंदर हम लिख रहे हैं कि ये आरगेस के रेफरेंस में कि एक स्टार्ट हुआ बैच का जॉब का मैसेज आया, और जॉब लॉन्चर जो ऊपर थी उसके थ्रू रन मेथड, जॉब लॉन्चर में भी रन मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हमने बताया क्या जॉब है। और कोई जॉब पैरामीटर अगर देना है तो आप जॉब पैरामीटर बिल्ड बना सकते हो कि अभी फिलहाल मैंने टाइम स्टैम्प भेज दिया एक, इस टाइम स्टार्ट हो रहा है, यही पैरामीटर दो। अदरवाइज कुछ भी पैरामीटर आप दे सकते हो, एनीथिंग, ठीक है, मंथ डेट कोई भी, उस पर आगे डिसीजन ले सकते हो जॉब रन करते वक्त। तो जॉब एग्जीक्यूशन का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जॉब लॉन्चर को यूज करके, ठीक है। और एग्जीक्यूशन डॉट गेट स्टेटस पता करते हैं एग्जीक्यूशन का स्टेटस क्या है फाइनल। यहाँ से क्या होगा, ये जॉब लॉन्चर डॉट रन जैसे ही करोगे स्टार्ट हो जाएगा जॉब। तो ये जॉब लॉन्चर डॉट रन सबसे पहले क्या करेगा, जाएगा बैच की कॉन्फ़िगरेशन को रीड करना है, ठीक है। तो बैच की कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा वाया स्प्रिंग है, तो हमने स्प्रिंग को यूज करके बैच की कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। तो वो अपने आप डिटेक्ट करेगा, अच्छा इनेबल बैच प्रोसेसिंग कहाँ लिखा हुआ है जब जॉब लॉन्चर जा रहा है। और ऐड कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या करेगा फाइल, इसका काम क्या है, ये आपकी पेशेंट डेटा कैसे रीड होनी है, प्रोसेस होना है, कहाँ राइट होना है, और कुछ आपकी स्टेप से रिलेटेड या और जॉब से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे हम लोग करते हैं, बैच से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ध्यान से देखो। एक तो जॉब रिपोजिटरी का कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे सारी जॉब की डिटेल जो टेबल दिखाया था अभी कुछ देर पहले कि क्या-क्या स्टोर होगा, कब जॉब स्टार्ट हुआ, कब नहीं हुआ। एक ट्रांजैक्शन मैनेजर लिए, क्योंकि डेटाबेस में राइट करना है तो ट्रांजैक्शन मैनेजर चाहिए, क्योंकि देखो वेब का सिनेरियो लिए नहीं है। ये पूरा ट्रांजैक्शन जब तक आएगी नहीं तब तक जेपीए के थ्रू स्टोर होता नहीं है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर एक करके आती है, ये स्प्रिंग की प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर, इसको यूज करके हम लोग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग खुद करेगा जॉब्स के लिए, क्योंकि वही खुद स्टार्ट कर रहा है, राइट कर रहा है, कोई फेल हो रहा है तो उसी को पता है स्प्रिंग बैच को, तो वो करेगा। हमने बस उसको इंजेक्ट करा दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कराया यहाँ पे और कुछ नहीं। फिर उसके बाद कुछ मेथड्स बनाया, क्या क्या मेथड, एक रीडर का, और ये है, ये, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। सबको मैंने अभी वो किया कोलैप्स।
तो रीडर का आप चाहो तो सेपरेट फाइल भी बना सकते हो, और जो सेपरेट फाइल बनाओगे उसमें एक्सटेंड करना होगा आइटम रीडर, अगर कोई क्लास बनाओगे तो, ताकि वो पता चल जाएगा रीडर है। और छोटा सा कोड है, लाइन ऑफ कोड है रीडिंग का, तो आप यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हो कॉन्फ़िग में। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है रीडर में। ये क्या कर रहा है, एक फ्लैट फाइल रीडर का जो CSV फाइल रीड करने का ये क्लास होता है भाई। ठीक है, बना बनाया जावा का क्लास है, स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, CSV को इजिली रीड करता है। तो क्लास पाथ रिसोर्स में हमने इस तरह पास किया, मेरी क्लास पाथ रिसोर्स से पेशेंट डॉट CSV को उठाओ, यहाँ से ये पेशेंट डॉट CSV को उठाएगा, रीडर जो ऊपर बनाया उसका सेट रिसोर्स किया, और उसमें लाइन मैपर का कुछ बता दिया कि किसको मानोगे एक एक लाइन। तो मैंने ये कोड लिखा है, ये कोड लिखने का तरीका है कि नेम एज सिम्टम्स हेडिंग मिलेगी उसको मानो, और बाकी क्या होगा, जो एक एक रिकॉर्ड मिल रहा है वो किस टाइप का, पेशेंट टाइप का, ये बनाया। तो ये इससे बेनिफिट क्या होगा, वो एक एक लाइन रीड करेगा और पेशेंट टाइप का नया ऑब्जेक्ट बना बना के डालता जाएगा पेशेंट का खुद ही। तो हम कहीं गेटर सेटर ये सब नहीं किए, ये खुद CSV को रीड किया हेडर के बेस पे, इसको बीन रैपर मिला, फील्ड सेट ये स्प्रिंग का यूज करते हैं ताकि अपने आप वो बीन बना ले पेशेंट की, और पेशेंट का बीन बना बना के रीड कर ले, क्योंकि रीड करके कहीं तो रखना है, तो लिस्ट के फॉर्मेट, लिस्ट ऑफ पेशेंट के फॉर्मेट में रखेगा। ये समझ में आया? बहुत ज्यादा अंदर घुस के कोड नहीं देखना, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभिषेक राहुल। ठीक है, क्योंकि सबका लिखने का अलग अलग तरीका होगा, कोई डेटाबेस रीड कर रहा है, कोई CSV रीड कर रहा है, कोई कैसे भी रीड कर रहा है। तो मैंने रीडर इसमें बना दिया, आप चाहो तो अलग क्लास बना के उसमें एक्सटेंड करा सकते हो ये रीडर को, आइटम रीडर, तो वो अपने आप रीडर की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद प्रोसेसर। प्रोसेसर में देखो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि अलग प्रोसेसर क्लास ही बनाया, तो कैसे पता चलेगा वो प्रोसेसर क्लास अलग है। तो देखो यहाँ इम्प्लीमेंट करना, एक्सटेंड नहीं है क्योंकि सारे इंटरफेस है। तो आइटम प्रोसेसर करके इसमें स्प्रिंग बैच देता है खुद, आइटम रीडर, आइटम प्रोसेसर, आइटम राइटर, तीनों इंटरफेस देता है। तो रीडर और राइटर में तो एक एक रीडर में आपको बस बताना होगा किस तरह की रीड करनी है। रीडर में एक टाइप दी है, राइटर में हमें प्रोसेसर, रीडर और राइटर दोनों का देना है, और राइट करते समय हम क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं, एक पेशेंट को राइट करना है या सिंगल सिंगल या लिस्ट ऑफ पेशेंट, तो हमारे ऊपर है। तो हमने प्रोसेसर में दोनों चीज बताया कि रीड करना एक पेशेंट को, राइट करना एक पेशेंट को, और यहाँ राइटर में भी एक ही पेशेंट बता रहा है। ठीक है, तो ये एक एक पेशेंट रीड और राइट होगा। तो बेसिकली आइटम प्रोसेसर में हम लोग दो जो देते हैं पैरामीटर, ये रीडर और राइटर की होती है, ताकि प्रोसेसर एसोसिएट कर सके। और इसमें एक प्रोसेस करके मेथड होता है, उसमें हमने इन क्या आएगा, रीडर का डेटा इसमें आएगा, और बेसिकली जो आउटपुट जाएगा वो राइटर को इससे जाएगा। तो आपकी प्रोसेस मेथड का इन पैरामीटर रीडर को डिसाइड करेगा, और जो आउट पैरामीटर है ये रिटर्न टाइप राइटर के लिए। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रोसेसर इसका। ठीक है, उसके बाद आप अपनी लॉजिक लिखे कि अब बोलोगे रीड करके कैसे आ रहा है, तो वो स्प्रिंग बैच यही तो कर रहा है कि रीडर जो रीड कर रहा है वो पेशेंट में रखता जा रहा है, और उस पेशेंट को पूरा रीड करने के बाद उसने खुद प्रोसेसर को कॉल किया, एक एक पेशेंट इसको देता गया। तो पेशेंट के बाद जब मेरे पास एक एक पेशेंट मान लो रीड होके डेटाबेस से आई, सॉरी CSV से, तो हमें पता है उसमें सिम्टम्स आया होगा, तो हमने कुछ अपना लॉजिक लिखा कि अगर सिम्टम्स जो आ रहा है उस पर स्विच केस लगाया, फीवर है तो डॉक्टर राजीव को, हेडेक है डॉक्टर सुरभि, बैक पेन है डॉक्टर अशोक को, डिफॉल्ट जनरल फिजिशियन, मान लो इस तरह का लॉजिक लगाया कि डॉक्टर का नाम हमें असाइन करना। तो ये काम किया कि एक एक पेशेंट आ रहा, हमें नहीं पता किस तरह का, लॉजिक बस लगाया।
और असाइन किया पेशेंट, पेशेंट असाइनेशन में यहाँ डॉक्टर को असाइन कर दिया। और कुछ फी से रिलेटेड मान लो कैलकुलेशन किया हर डॉक्टर की अलग, अभी हम नहीं कर रहे हैं कि डेटाबेस ये सब, एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे दिए और हर पेशेंट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए कि 500 फीस है। तो हर पेशेंट के लिए डॉक्टर एलोकेट कर दिया प्रोसेसर और फी कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद रिटर्न करा दिया। ये समझ में आ रहा प्रोसेसर में क्या किया? रीडर और प्रोसेसर क्लियर है? रीडर ने सारे पेशेंट रीड किया, प्रोसेसर ने हर एक पेशेंट को प्रोसेस किया। ठीक है, और ये अपने आप मैपिंग चल रही है, बस आपको कन्वेंशन फॉलो करना है कि आइटम रीडर इंटरफेस यूज करके, अगर अलग से आप क्लास बना रहे हो तो इम्प्लीमेंट करके बनाओ, नहीं तो यहीं पे रीडर का बनाओ, छोटा सा लाइन ऑफ कोड है। तो प्रोसेसर को कोशिश करना चाहिए अलग बनाओ, क्योंकि लंबा लाइन ऑफ कोड लिखोगे। हो सकता है आप ये भी कर सकते हो इसमें कि 100 रिकॉर्ड आ रही है, आप मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट लगा दो, यहाँ पे जावा का मल्टी थ्रेडिंग भी तो लगा सकते हो कि हर 10 को जो आइटम आ रहा है उसको अलग अलग थ्रेड में चला दिए फास्ट करने के लिए। तो सोचो प्रोसेसिंग भी चल रही है, उसमें मल्टीपल प्रोसेस, कितना फास्ट होगा। ठीक है, आप एक पेशेंट को ना करके आप बोलते हो कि हम इनपुट में लिस्ट ऑफ पेशेंट देंगे 100 का चंक, वो सब चीज कर सकते हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं गया क्योंकि देखो एक तो स्प्रिंग बैच आप लोग के लेवल पे जल्दी कोई पूछता नहीं है। ठीक है, और ये एड ऑन्स चीज है, आप बताओगे काम किए हो तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि स्प्रिंग कोर सब करते हैं, रेस्ट सब करते हैं, और कोई सब करते हैं, तो अलग क्या किया, तो बैच पे काम किया। ठीक है, और इसके बाद राइटर का कोड यही लिख दिया, छोटा सा कोड है। तो क्या करना था, राइटर में एक एक पेशेंट आया, तो हमने क्या इसमें लिखा कि पेशेंट रिपोजिटरी आएगी और रिपोजिटरी यूज करके सेव मेथड कॉल करके उसे राइट कर दो 1 लाइन में। ठीक है, तो मेरे इस कोड में राइट करते समय कुछ जेपीए का इशू आ रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण वो सेव नहीं हो पा रहा, बट लॉग में आता है कि सेव हो रहा। अब मैं ट्राई किया था, मुझे उतना समय नहीं मिला इस जेपीए का इशू को क्या कैसे रिजॉल्व करूं अभी। तो फिलहाल राइट ऑपरेशन में वो सेव नहीं हो रहा इसका, इस चीज का। बाकी जॉब्स की एग्जीक्यूशन साइकिल ये सब जा रही है, तो वो मैं दिखा दूंगा। और इसके बाद एक बीन बनाया स्टेप्स के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जॉब लॉन्चर और जॉब वो तो हो गया था एप्लीकेशन में। यहाँ पे हमने ऊपर से नीचे रीडर राइटर प्रोसेसर बना लिया, अब स्टेप्स का बनाएंगे। स्टेप्स में सिंपल बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन मैनेजर चंक्स 10-10 का डेटा, यहाँ पे देखो चंक्स डिसाइड किया, अगर सीएसवी फाइल बहुत बड़ी है तो ये 10-10 करके प्रोसेसर को हैंड ओवर करेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो यही है चंक्स का कि स्टेप बिल्डर हम बनाते हैं, पैटर्न यही है। चंक्स डिसाइड किए, अगर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना, ट्रांजैक्शन मैनेजर एसोसिएट के, नहीं करना है मत करो, ऑप्शनल है ये पार्ट। पहले रीडर आया, रीडर क्या ऊपर का है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एज ए पैरामीटर आ रहा है रीडर प्रोसेसर और राइटर, जो ऊपर वाली चीज है। फिर उसके बाद प्रोसेसर को हैंड ओवर किया, ट्रांजैक्शन मैनेजर भी बीच में, अगर आप हटाना चाहते हो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइटर है। तो रीडर प्रोसेसर राइटर इस तरह जा रहा है। और लास्ट में जब स्टेप्स कॉन्फ़िगर हो गया तो हम जॉब कॉन्फ़िगर किए, जिसमें बोले कि जॉब बिल्डर हमारा क्या है, ये ओपीडी का एक जॉब है, नाम दिए जॉब का नाम। जॉब रिपोजिटरी में बोले कि इसको सेव जाके करो, स्टार्ट कर दो स्टेप्स को, ये स्टार्ट करेगा पूरा स्टेप्स को यहाँ से। तो अब बेसिकली चलेगी कहाँ से एप्लीकेशन, इधर से स्टार्ट होगी। जॉब लॉन्चर रन किया जॉब को ये सर्च करेगा, बैच कॉन्फ़िग में आया, जॉब मिला उसको। ठीक है, जैसे ही जॉब मिलेगा ये स्टेप्स को स्टार्ट करेगा। स्टेप्स पे जैसे ही गया स्प्रिंग, वो दिखा कि रीडर प्रोसेसर राइटर, और इन तीनों पे फिर अपना काम स्टार्ट कर देगा। ये बैच कॉन्फ़िग समझ में आया? क्या करते हैं, ये बैच के लिए कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है।
बिना कॉन्फ़िगरेशन के बैच चलेगी नहीं। ठीक है? बहुत ज़्यादा सिंटैक्स पे मत जाओ, एक कॉन्सेप्ट पे जाओ। तो जॉब रिपॉजिटरी, जॉब लॉन्चर यहाँ से हो गया, जॉब, स्टेप और रीडर, हर स्टेप के रीडर, प्रोसेसर, राइटर। नेक्स्ट है, तो यही मैंने डॉक्यूमेंट में भी आपको दिखाया कि ये एंटिटी हो गया, रिपोजिटरी हो गया, रीडर, राइटर और ये सब दिखाई दिया हूँ कि ये सब कॉन्फ़िगर करना है जो बैच कॉन्फ़िग में है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन मतलब डेटाबेस इनिशियलाइज करना, क्योंकि जब भी मेरा स्प्रिंग का एप्लीकेशन चले तो ये स्कीमा चलनी चाहिए, बन जाए पहले से टेबल। तो कुछ डेटा सोर्स हमारा क्या होगा वो सब कॉन्फ़िगर करना। तो वो काम हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। बैच रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अलग फाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अलग फाइल बना ली। दोनों में बस सिंपल किए हैं, ऐड कॉन्फ़िगरेशन है और बीन सब डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ डेटाबेस से रिलेटेड दे दिए और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड कि ये ट्रांजैक्शन मैनेजर होगा, ये हमारा डेटा सोर्स होगा। डेटा सोर्स बेसिकली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से ही आएगी। और यहाँ पे दिए ये बीन एक कि हमारी स्कीमा को रीड करके पूरा डेटा सोर्स ऊपर का यूज करके टेबल बना दे। जब ये बैच चलेगा तो हम बैच की इंफॉर्मेशन भी जो टेबल्स है उसमें रखना चाहेंगे। वो कहाँ पे है? स्कीमा में है। समझ रहे हो ना? स्कीमा में यही था, सारी बैच की, बैच नाम, बैच कब चला, स्टार्ट हुआ, वो सारी स्कीमा में। इसको भी स्टार्टअप में चलाना होगा ना, तो स्टार्टअप में चल के बना देगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िग में क्या रखते हैं और बैच कॉन्फ़िग में क्या रखते हैं, ये क्लियर है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बैच चलाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। ठीक है? तो वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे डेटा सोर्स चाहिए, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट चाहिए, पहले से कुछ टेबल्स बनी होनी चाहिए, तब बैच का काम स्टार्ट हुआ। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद पेशेंट प्रोसेसर बता ही दिया और ये क्लाइंट प्रोग्राम बता दिया, तो अब मैं इन चला के दिखाता हूँ। कहाँ से चलेगा? क्लाइंट। अच्छा, टॉमकैट लगता है मैंने वेब डाला होगा, हो सकता है तो टॉमकैट ही गाड़ी। ठीक है, देखो मैंने हर जगह रेड में प्रिंट कराया है आपको समझाने के लिए कि आपको इजीली समझ में आए कि मेरी जब रीडर कॉल होगी, जैसे यहाँ पे रीडर कॉल होगी तो रीडर कॉल हुई है, ERR करके देखो प्रिंट करा दिया, लॉगिंग सिंपल। तो अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से कर रहे हैं, आप चाहो तो SL4J यूज कर सकते हो। राइटर ये है और प्रोसेसर में भी ये कराया कि प्रोसेसर स्टार्ट हुई, प्रोसेसिंग, ये पेशेंट को प्रोसेस कर लिया, प्रोसेसिंग एंड हुई। तो यही चीज लॉग में आ रही है। रीडर ने पूरा रीड कर लिया, 10 से कम ही था, एक वन गो में रीड कर लिया। अब देखो प्रोसेसिंग, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आप चाहो तो ये प्रोसेस को पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं बना सकते, मल्टी थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ना, जावा का मल्टी थ्रेडिंग एग्जीक्यूटर सर्विस यूज करके, याद है ना? तो इससे फास्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े काम के लिए, छोटे से काम के लिए नहीं है फिर भी। तो इसने रीड किया क्या, डेट प्रोसेस में देखा कि नेम, एज, सिम्टम्स, देखो डॉक्टर असाइन किया, कंसल्टेंट फी दिया, प्रोसेसर अपना काम परफेक्टली कर लिया और उसके बाद राइटर को कॉल कर दिया, फिर जॉब कंप्लीट हो गई, खत्म, एंड। तो अब हमें देखना है
इसका, तो ये जॉब बंद हो जाती। मैं इसको चले रहने के लिए शायद वेब का डिपेंडेंसी डाल दिया हूँ, इसलिए चल रहा है। अगर वेब की डिपेंडेंसी नहीं डालोगे तो चलेगा नहीं। देखो ये वेब की डिपेंडेंसी डाला हुआ, अगर इसको हटा दोगे तो ये बंद हो जाती। वेब में क्या होता है, टॉमकैट चला के दे देता है। तो H2 डेटाबेस हम लोग यूज किए हैं, याद है, H2 जब तक सर्वर चलेगा तभी तक रहेगा। तो इसीलिए मैंने वेब की डिपेंडेंसी डाली है। अदरवाइज जॉब में, बैच जॉब में वेब का कोई काम नहीं है। वो अपना किया, माई सिक्वल ये सब करोगे तो उसमें तो परमानेंट रहता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो H2 कंसोल, कोई पासवर्ड नहीं डाला था, डायरेक्ट कनेक्ट हुआ। देखो ये टेबल सब बनी, एक टेबल बनी, रन करते हैं। देखो जॉब एग्जीक्यूशन आईडी, वर्जन आईडी, दोबारा रन किया, जॉब इंस्टेंट, क्रिएशन टाइम, स्टार्ट टाइम, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पूरी लॉग आई। फिर दूसरा चलाना है तो पहले इसको क्लियर करो, क्लियर किया, फिर दूसरा। ये H2 का लिमिटेशन है, ये सब ये एक साथ नहीं चला सकते बहुत सारा। ये बैच जॉब इंस्टेंस कब हुआ तो कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। और पेशेंट का डिटेल यहाँ आएगा, तो जो शायद आ नहीं रहा है। और मैं ट्राई किया था, देखा था, नहीं आया था, लेकिन आ जाना चाहिए था अगर कुछ उसमें जेपीए का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो देखेंगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अदरवाइज आप देखोगे ये डेटा लॉग्स में प्रॉपरली आ गया कि राइट करने तो चला गया, राइट करने गया है तो मतलब यानी राइटर हमारा ये कॉल हो गया। बैच कॉन्फ़िग में राइटर कॉल हुआ है, इसके बाद ही प्रॉब्लम कहीं आई है सेव करते समय, ठीक है। तो उस पे मेरा फोकस नहीं था, मेन है राइटर कॉल होना। तो रीडर राइटर और रीडर प्रोसेसर राइटर प्रॉपरली कॉल हो रहा है। समझ में आया राहुल? यस सर। ठीक है, तो आप लोग अगले क्लास में कुछ सोच के आओ कि क्या करोगे डेटाबेस का। अब देखो ये भी होता है, जैसे रिक्वायरमेंट के ऊपर है। कोई कुछ क्लाइंट चाहते हैं कि भाई ये सब टेबल ना बने, प्लान रेगन हम लोग कोई जरूरत नहीं है। तो वो डेटा सोर्स के लेवल पे हम लोग बैच कॉन्फ़िगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, वहीं पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई स्प्रिंग बैच को बोलते हैं अपनी टेबल मत बनाओ, क्योंकि ये अपनी टेबल बना देता है, हर क्लाइंट नहीं चाहता, तो उसको भी रोका जाता है। वो रोक सकते हैं कि अपना टेबल ना बनाए, ठीक है। और बाकी अपना रीडर राइटर प्रोसेसर का चले। बाकी मैंने आपको बता दिया स्प्रिंग शेड्यूलिंग के लिए आपको जो यहाँ पे शेड्यूलिंग का लगाना पड़ता है, ठीक है। शेड्यूलिंग लगा दिया और इसको फिर किसी शेड्यूलर स्प्रिंग का ये चलता रहेगा। शेड्यूल एप्लीकेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है एप्लीकेशन बन रहेगा और शेड्यूलिंग चल जाएगा अपने आप। एप्लीकेशन चल रहा है और वो हर टाइम इंटरवल पे आपने शेड्यूलर लगाया तो वो जॉब को लॉन्च करता जाएगा हर बार, ठीक है। जॉब की पूरी रिपोर्ट भी रखता जाएगा, अदरवाइज लॉग्स में भी डेटा आएगा, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा करो कि मैं चाहता हूँ डेटाबेस इंटरेक्शन का काम ना हो, कुछ रिपोर्ट बने। और मैं चाहूँगा रिपोर्ट जो है आप आईटेक्स रिपोर्ट यूज करके पीडीएफ बनाओ, कुछ ऐसा ऐसा सोचो कि डेटाबेस रीड किया, आप रीड करने का काम करो, डेटाबेस से रीड किए, ठीक है। और डेटाबेस से रीड करने के बाद हमने क्या किया कि पूरी, मान लो ये सोच के किया कि 10 लाख रिकॉर्ड आई, तो उसको चंक्स में डिवाइड किया, 100 का रिकॉर्ड जाएगा। और प्रोसेसर लगाया, जिसमें प्रोसेसर लिखा, मल्टी प्रोसेसिंग भी लिख सकते हैं। जो प्रोसेसर लिखा है उसके अंदर ही यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल थ्रेड में चल सकता है। जो दसों जॉब एक साथ आती है इसके पास, जो एक एक करके यहाँ पे चल रही थी, आप चाहो तो पैरेलल प्रोसेसिंग में लगा के इसको फास्ट कर सकते थे कि सारे जॉब 5 के 5 है, 5 थ्रेड लगाया, खटाखट चल गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा प्रोसेसिंग हुआ। कोई कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, बहुत लंबा कैलकुलेशन है,
दूसरी क्लास में उसका पूरा कैलकुलेशन का लॉजिक लिखा है, ठीक है, और उसके बाद हम रिपोर्ट बना रहे हैं राइटर में। क्लियर है? तो मुझे आप लोग एक सिनेरियो ज़रूर या तो क्लास में ही बनाना, नेक्स्ट क्लास में ही बताना, ठीक है? और जो लास्ट क्लास, हाँ, लास्ट क्लास में आप लोग को दिया था वो किए, बोला था मैंने कि उसके थ्रू करने के लिए, क्या बोला था?